हाय यू क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। हाँ जी, एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो किस पे डिपेंड करते हैं? हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं। हैबिटेट मतलब वो किस जगह पे रहते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो पहला डिपेंड करता है हैबिटेट पे और दूसरा डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स, तो लोअर एनिमल्स में हमारे पास आते हैं पॉरीफेरा होता है, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। फिर आता है सिलेंट्रेटा आता है, फ्लैटवर्म्स आते हैं और क्या आते हैं? राउंडवर्म्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पॉरीफेरा, इसको हम और बोलते हैं स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस या फिर सिलेंट्रेटा। फ्लैटवर्म्स होते हैं। फ्लैटवर्म्स किसका एग्जांपल होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, राउंडवर्म्स होते हैं। राउंडवर्म्स किसका एग्जांपल होते हैं? एस्केल्मेंथेस का। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स में हमारे पास आते हैं पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म्स और राउंडवर्म्स। तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? बॉडी सरफेस। क्या होता है? बॉडी सरफेस। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन। कैसा डिफ्यूजन होता है? सिंपल डिफ्यूजन। इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम एनेलिडा। एनेलिडा, और एनेलिडा का एग्जांपल कौन सा होता है? अर्थवॉर्म। ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है। ठीक है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म या एनेलिडा में कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इनमें होता है मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल। और जो मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर तीसरा एग्जांपल आता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या होता है?
ये क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। और इसमें भी जो इंसेक्टा क्लास होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम होती है। ठीक है, इंसेक्ट, इसमें इंसेक्ट होता है कौन सा, कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, और उसमें भी ये जो इंसेक्टा क्लास होती है ये सबसे बड़ी क्लास होती है एनिमल किंगडम की। ठीक है, इनके अंदर आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। ठीक है, क्या लिखते हैं, इनमें होते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, और जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, कौन, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में ये ट्रैकियल ट्यूब्स नहीं होती, क्या होती है, गिल्स। एनसीईआरटी में गिल्स दे रखा है लेकिन हमें पता है ये क्या होता है, बुक गिल्स। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, इनमें क्या होती है, गिल्स। उसके बाद जो एक्वाटिक मॉलस्क का होता है ना, उनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, गिल्स, मतलब वो गिल्स। एक्वाटिक मॉलस्क, इनमें भी क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। बुक गिल्स क्यों बोलते हैं, बुक गिल्स मतलब ये जो गिल्स होते हैं ये क्या होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड होते हैं, इसलिए इनको बुक गिल्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ गिल्स दे रखा है। ठीक है, और हमने देखा आर्थ्रोपोडा में एक इंसेक्ट होता है कॉकरोच, उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं, फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं या फिर बुक गिल्स, एक्वाटिक मेमल्स में भी गिल्स या बुक गिल्स होते हैं। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स क्या होता है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, तो ये जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उनमें क्या होता है, लंग्स, और लंग्स भी कैसे होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ लंग्स दे रखा है इसलिए हम लंग्स लिखेंगे। ठीक है, तो इनमें होते हैं लंग्स। ठीक है, चलिए हमने एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए रेस्पिरेटरी organs in vertebrates, ठीक है। हमने अभी जितने भी नॉन कॉर्डेट्स थे उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लिया, अब किस में देखेंगे, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास फिशेस। तो फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, गिल्स। ठीक है, गिल्स होते हैं, और जब गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सेकेंड आता है हमारे पास एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। ये जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये तीन तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे एक करते हैं लंग से, एक करते हैं स्किन से, और एक बकल कैविटी से, बकल कैविटी से। ठीक है, तो एम्फीबियंस जब लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एम्फीबियंस स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, स्किन के लिए क्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक बकल कैविटी। फिर थर्ड आता है हमारे पास बर्ड्स, reptiles and mammals।
तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स होते हैं ना, ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने एनिमल्स में तो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लिए, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों दे रखे हैं। पहले हम क्या देखेंगे? फिजियोलॉजी से देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, उसको हम इनहेल करते हैं और वो एयर कहाँ जाती है? हमारे टिश्यूज तक जाती है। ठीक है, एयर में हमारे आसपास जो एयर है ना, एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे सेल्स या टिश्यूज में जाता है। टिश्यूज उसको यूज करती है, उसको कंज्यूम करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? CO2। तो टिश्यूज से CO2 निकलता है और वो वापस कहाँ आता है? एयर में आ जाता है। ठीक है, लिखते हैं। तो O2 ये कहाँ प्रेजेंट है? एयर में। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारी एल्वियोलाई या फिर लंग्स में। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कहाँ गया? एल्वियोलाई या लंग्स में। फिर ये कहाँ जाता है? O2 ये जाता है ब्लड में। ठीक है, ब्लड में डिसॉल्व होके कहाँ जाता है? ये जाता है टिश्यूज में। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, डिसॉल्व होके आया लंग्स या एल्वियोलाई में। लंग्स या एल्वियोलाई से कहाँ जाता है? ब्लड में। ब्लड से डिसॉल्व होके जाता है सेल्स या टिश्यूज में। अभी टिश्यूज क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूम मतलब यूज करते हैं और क्या रिड्यूस करते हैं या फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2। ठीक है, तो यहाँ निकलता है ये CO2। CO2 कहाँ है? टिश्यूज में है। CO2 टिश्यूज में है, अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ब्लड में। ये CO2 गया ब्लड में। ठीक है, टिश्यूज में CO2 था, कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई या लंग्स में जाएगा। तो ये CO2 गया एल्वियोलाई या फिर लंग्स में। फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एयर में। ठीक है, हमने देखा एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कहाँ गया? एल्वियोलाई और लंग्स में। फिर ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज में। टिश्यूज ने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और क्या प्रोड्यूस किया? CO2। CO2 टिश्यूज में प्रेजेंट है, टिश्यूज से जाएगा ब्लड में, ब्लड में जाएगा, ब्लड से जाएगा एल्वियोलाई या लंग्स में, फिर जाएगा एयर में। ठीक है, और एक बात, ये जितनी भी गैसेस है इनका मूवमेंट या डिफ्यूजन कहाँ से होता है? हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं गैसेस ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर to low partial pressure. Low partial pressure. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ लिखिए स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है ब्रीदिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक और बात, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का मतलब एक ही बताया है, लेकिन फिर आगे चल के क्या बोलते हैं? ये जो ब्रीदिंग है ये क्या है?
इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन अपने आप में क्या है, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन फर्स्ट स्टेप है। सेकंड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में होता है, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है, बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके बीच में होता है, ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हम ऑक्सीजन और CO2 की पार्शियल प्रेशर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे mm of Hg, O2 एंड CO2। फर्स्ट आता है हमारे पास एयर, सेकेंड इज एल्वेलाई, थर्ड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, then deoxygenated blood, और लास्ट में आ जाता है हमारे पास टिश्यूज, ठीक है। एक एक करके ऑक्सीजन और CO2 के हम पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं। 159, 104, 95, 40 एंड 40। ये होता है 0.3, 40, 40, 45 एंड 45, ठीक है। चलिए, हमने ये पार्शियल प्रेशर लिख लिया है ऑक्सीजन और CO2 का, और ये किस में होता है, mm of Hg में होता है। तो ऑक्सीजन एयर में 159 mm of Hg, एल्वेलाई में 104 mm of Hg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 95 mm of Hg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mm of Hg एंड टिश्यूज में होता है 40 mm of Hg, ठीक है। CO2 एयर में 0.3 mm of Hg, एल्वेलाई में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40, डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज में कितना होता है 45 mm of Hg, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी हम डिफरेंट टाइप के पल्मोनरी कैपेसिटीज और पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो, ह्यूमंस में एवरेज ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होती है। कितनी होती है, ह्यूमंस या किसी भी इंडिविजुअल की जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है दैट इज 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है। क्या लिखते हैं, ह्यूमंस में एवरेज ब्रीदिंग रेट is 12 to 16 breath पर मिनट, ठीक है। पर मिनट कितना होती है, 12 से 16 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर measured using spirometer. हम अभी देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है इनको हम किससे मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखते हैं। हेडिंग डालिए डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स, डिफरेंट pulmonary volumes।
ठीक है। डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स में फर्स्ट हम देखेंगे टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम्स, ठीक है। तो टीवी या टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग में, कैसे ब्रीथिंग में? जब नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है तो नॉर्मल ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं, एक बार फिर से, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम जब वॉल्यूम ऑफ एयर हम जो इंस्पायर करते हैं और जो एक्सपायर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं या फिर टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? 500 ml, 500 ml होता है, ठीक है। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और expired during normal breathing, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml, 500 ml की, ठीक है। उसके बाद हेंस वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन 1 minute, ठीक है। हमने देखा टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 ml है, तो 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते हैं? 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। तो यहाँ पे 500 इंटू 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, तो ये कितना आ जाता है? अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 आ जाता है, ठीक है। 6000 to 8000 ml, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, या फिर 1 मिनट में टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आती है? 6000 to 8000 ml, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड आता है IRV, IRV मतलब इंस्पायरेटरी ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inspired by forceful inspiration. मतलब हमने फोर्सफुल इंस्पायर किया, उसके बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वैल्यू कितना होता है? 2500 to 3000 ml, ठीक है। ये होता है 2500 से 3000 ml। थर्ड आता है हमारे पास ERV, ERV मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ERV या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो हम एक्सपायर करते हैं किसके थ्रू? थ्रू फोर्सफुल रेस्पिरेशन, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या? एडिशनल वॉल्यूम of air that can be expired by forceful expiration or respiration,
ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000 to 1100 ml। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ इज आरवी। आरवी मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, तो आरवी या रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? हम जब फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं ना, ठीक है, मतलब तो सांस छोड़ने के बाद लंग्स में जो कुछ थोड़ा बहुत एयर बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो रिमेनिंग थोड़ी बहुत एयर होती है हमारे लंग्स में उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग in lungs after forceful expiration। ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो थोड़ा बहुत अमाउंट में लंग्स में एयर बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि ये हमेशा अंदर बची रहती है तो इसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, हेंस कैनॉट बी मेजर्ड थ्रू स्पायरोमीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। ठीक है, 1100 to 1200 ml होती है इसकी। चलिए, हमने पल्मोनरी वॉल्यूम्स कंप्लीट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डालिए पल्मोनरी कैपेसिटीज, डिफरेंट पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, तो डिफरेंट पल्मोनरी कैपेसिटीज में फर्स्ट आता है हमारे पास आईसी। आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? टोटल वॉल्यूम of air that can be inspired। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायर करने की कैपेसिटी होती है हमारे अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हम दो चीजों से इंस्पायर करते हैं, एक होता है टाइडल वॉल्यूम और एक क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू टीवी प्लस IRV। टीवी की वैल्यू कितनी थी? 500 ml। 500 प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2500 से 3000 ml। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है? 3000 to 3500 ml। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सेकंड आता है हमारे पास ER, EC। EC मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम of air that can be expired। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम एक्सपायर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? या फिर एक्सपायर करने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला होता है EC इक्वल्स टू TV प्लस ERV।
टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है 500 ml होता है, प्लस ये कितना होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है 1500 से 1600 ml। ठीक है, हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देख लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हेडिंग डालिए वाइटल कैपेसिटी ईसी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inspired after forceful expiration or vice versa। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब जो हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, हमने एक बार फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, उसके बाद जो हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, या फिर वाइस वर्सा। मतलब फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मतलब फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको और क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 4000 4000 to 4600 ml। ठीक है, ये इतना आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ आता है हमारे पास TLC, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be accommodated by lungs after forceful inspiration। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब हमने एक बार फोर्सफुली इंस्पायर किया, तो फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद भी लंग्स में जो एयर को रखने की कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, TLC होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाता है 5600 to 5800 ml। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ आता है FRC, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम of air remaining in lungs after normal expiration,
नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो FRC या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब हमने नॉर्मली एक्सपायर किया। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाता है, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह जाता है, बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है FRC इक्वल्स टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2100 to 2300 ml। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।